अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उनको मेरी आवाज आ रही है? तो ये कॉन्फर्मेशन आ जाए ऑनलाइन वालों से, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उनको मेरा नोट्स नजर आ रहे हैं और आवाज आ रही है? ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम फरूक है, फरूक मिर्जा। एंड एज फार एज माई पोर्टफोलियो कंसर्न, मेरे मल्टीपल पोर्टफोलियो टीएसए के साथ एक मेरा लीड फैकल्टी फॉर एफबीटी एंड एलडब्ल्यू, जो हमारी करंट एंगेजमेंट है, LW F4 जिसको हम लोग कहते हैं, एक। और दूसरा मेरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर एसीसी नॉर्थ नाजबाद कैंपस। करंट एंगेजमेंट जो हमारी है वो LW के हवाले से है। इसका मैं LW, इसका नया कोड है, दैट इज शॉर्ट ऑफ लॉ। पुराना कोड जो है इसका, जो मशहूर है, जो ज्यादा बोलचाल में है अभी तक, इसलिए हम उसको इस्तेमाल किए, टेक्निकली वो खत्म हो गया, वो है F4। और नया जिसका कोड है दैट इज LW, दैट स्टैंड फॉर लॉ। इस चैप्टर का, सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। इसका जो पूरा ऑफिशियल नेम है दैट इज कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। सबसे पहले इसको, ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट है क्या, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर मैं सब्जेक्ट पे आता हूँ कि इसमें क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। इस सब्जेक्ट का पहला टारगेट जो है, और बुनियादी टारगेट, वो ये है कि एज एन अकाउंटेंट आपके पास लॉ की नॉलेज हो। देखिए, एक बात को ध्यान में रखें, ये जो सिलेबस है, ये पूरा जो सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव आपको लॉयर बनाना नहीं है। द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक यू अ लॉयर। एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों ने अकाउंटेंट ही बनना है। तो फिर ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि एज एन अकाउंटेंट जो हम काम कर रहे हैं, या जो हमने ट्रांजैक्शंस करी हैं, जो हमने रिपोर्टिंग करी है, उसका लीगल पर्सपेक्टिव। मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने अकाउंटिंग में पढ़ा बैड डेट्स। आपने किसी को उधार पे सामान बेचा, उधार कर दिया, जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, डेटर्स जिसको हम लोग कहते हैं। यहां तक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको टीचर ने एंट्री सिखा दी। फिर टीचर ने कहा भाई जब पैसे आ जाएं तो आप ये वाली एंट्री पास कर दें। पहले आपने जब बेचा तो उस वक्त आपने एंट्री पास की थी अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट सेल्स। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था। पैसे अगर आ गए तो कैश डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल। अगर नहीं आए तो बैड डेट्स की एंट्री सिखाई होगी टीचर ने। अगर आपके आए, जो आने वाले पैसे थे वो ना आए और पैसे डूब जाएं, तो टीचर ने आपको एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखा दिया बैड डेट्स का। वो पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। वो आपने बात पढ़ ली, खत्म हो गई। मगर उसका लीगल पर्सपेक्टिव क्या होगा कि भाई किसी कोई मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो अब मैं लीगली मैं क्या कर सकता हूं उससे पैसे लेने के लिए? मैं किस अदालत में जाऊंगा, किसका दरवाजा खटखटाऊंगा, मैं इससे क्या कह के मांगूंगा, मैं कब तक पैसे मांगूंगा, उसका क्या रिकवरी होगी? उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हमने देख लिया। उसका लीगल ट्रीटमेंट, लीगल पर्सपेक्टिव के लिए हमारे पास ये कोर्स है दैट इज F4, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। क्या ये बुनियादी बात समझ में आई, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? एक एग्जाम्पल ये हो गई। दूसरी मिसाल, या दूसरा मतलब इसका एंगल सब्जेक्ट का, जब आप एसी से कर लेंगे, तो एसी से करने के बाद आप या तो नौकरी करेंगे या फिर आप कारोबार करेंगे। दो ही चीजें है ना। घर दामाद बनने का इरादा तो नहीं ना वरल किसी का। वो हो तो एक अलग बात है, पर्सनल मैटर, वो आपको मैं नहीं उसको उसमें मालूम, मैं दखल अंदाजी करूंगा। तो आमतौर पे 99%, माजरत मुझे ऐसा लगा आपकी मुस्कुराहट देख के, कि आमतौर पे 99% एक दो लड़के को छोड़ के क्लास में या तो एम्प्लॉय बनेंगे या एम्प्लॉयर बनेंगे। दोनों सूरतों में आपका एक लीगल पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। अगर आप एम्प्लॉय बनेंगे तो एम्प्लॉयर के साथ, और अगर आप कारोबार करेंगे और एम्प्लॉयर बन जाएंगे तो एम्प्लॉय के साथ। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम एक बात कहते हैं कि जब एक शख्स सर्टेन एज तक पहुंच जाता है, सर्टेन एज तक पहुंच जाता है, तो उसको बुढ़ापे की वजह से उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। अब उसको हार्मोनाइज करने के लिए, टेक्निकली हैंडल करने के लिए, हमने एक एज डिफाइन कर दी है कि भाई इस एज पे रिटायरमेंट होगी। अब यूके में वो एज है 65, पाकिस्तान में वो एज है 60। तो जब आप एम्प्लॉयर बनेंगे तो आप अपने एम्प्लॉय को 60 साल या 65 साल की उम्र में रिटायर कर देंगे। और अगर आप एम्प्लॉय बनेंगे तो आप खुद 60 साल में या 65 साल में रिटायर हो जाएंगे। दोनों सूरतों में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक लॉ की, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लॉ। एक हल्का सा मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे कोर्स के अंदर, ये एम्प्लॉयमेंट लॉ। तो ऐसे, अब जाहिर है, या तो नौकरी करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट लॉ आपको चाहिए होगा, और अगर नौकरी नहीं करेंगे, कारोबार करेंगे, तो आपको एम्प्लॉयमेंट लॉ चाहिए होगा।
तो ऐसे बहुत सारे हमने एफबीटी के अंदर, आपने एफबीटी में पढ़ा होगा कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को बगैर नोटिस पीरियड के निकाल दे, वही बोले कल से मत आना, तो ऐसे निकाले जाने को क्या कहते हैं? नहीं, रिडंडेंट तो है, अनफेयर नहीं है, बगैर नोटिस पीरियड के, नोटिस। ऑनलाइन का जवाब क्या है जी? अनफेयर गलत जवाब है ऑनलाइन जो है। अनफेयर तो कहते हैं जब बगैर किसी प्रॉपर रीजन के निकाल दे नौकरी से, उसको अनफेयर कहते हैं। रॉन्गफुल डिसमिसल क्या कहते हैं? अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला भाई कल से मत आना। अब हुआ ये कि उसने बोला भाई कल से क्यों नहीं आना भाई, बस बस नहीं आना, हम नौकरी से निकाल रहे हैं, तो कोई टाइम वाइम तो दें। पता चला टाइम ही डिसाइड नहीं हुआ। नौकरी पे रखते हुए आप, एम्प्लॉय बहुत एक्साइटेड था, एम्प्लॉयर भी बहुत एक्साइटेड था, दोनों ने तय नहीं किया कि वो क्या होगा, नोटिस पीरियड क्या होगा। अब क्या होगा भाई? अब तो बुरा वक्त आ गया, अच्छे वक्तों में तय ही नहीं किया, तो अब कौन सा लॉ बताएगा आपको ये सब तय करने के लिए? एम्प्लॉयमेंट लॉ। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आएंगे आपकी लाइफ में, जो कि एज एन अकाउंटेंट आपको सिर्फ अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं बल्कि लॉ की नॉलेज भी चाहिए होगी। तो उस सारे नॉलेज के एरियाज को कवर करने के लिए हमारे पास ये है F4 ऑब्जेक्टिव नंबर 1। दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स एक अच्छा स्कोर करें एग्जाम में, ठीक है? तो वो ऑब्वियसली ये भी हमारे जहन में ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वापस आ जाए जरा इस कोर्स के ऊपर। इस कोर्स के अंदर जो दूसरी खास बात यह है कि इसका एक वेरिएंट है। पर ये वेरिएंट क्या चीज होती है? देखिए, वेरिएंट का मतलब पहले समझ लें। शैम्पू बनाने वाली कंपनी, शैम्पू बनाने वाली कंपनी जब शैम्पू बनाती है, तो उसको पता है कि दुनिया के हर इंसान का जो हेयर टाइप है वो अलग है, किसी के ड्राई, किसी की सिल्की, किसी के कैसे, किसी के कैसे। तो शैम्पू तो एक ही बनाते हैं, लेट्स से सनसिल्क एक शैम्पू है, उसमें वेरिएंट बहुत सारे होते हैं, पिंक कलर का वेरिएंट है, ब्लू कलर का वेरिएंट है, एक व्हाइट है, एक ब्लैक है, व्हाटसोएवर, अकॉर्डिंग टू हेयर टाइप्स, टू सूट everyone individual hair type, they have made different variants of sunsilk। तो जो भी एसीसीए के लॉ के पेपर्स हैं, क्या हैं? लॉ के पेपर्स हैं, उनके वेरिएंट्स हैं। हम जिस वेरिएंट को फॉलो करने जा रहे हैं वो है ईएनजी। ईएनजी स्टैंड्स फॉर इंग्लिश लॉ। ये क्यों पढ़ना समझना जरूरी है इस बात को? क्योंकि जब भी आप एसीसीए की किसी रिसोर्स को यूज करेंगे, रिसोर्स से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे आप सिलेबस डाउनलोड करें, वैसे तो मैं दे दूंगा ये सिलेबस आगे स्क्रीन पे, आप ये मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन अगर आप एसीसी की वेबसाइट पे जाके सिलेबस निकालेंगे, तो सिलेबस जब आप जाके क्लिक करेंगे ना, F4 LW के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको बहुत सारे वेरिएंट दिखाएगा। आपने उसमें से ENG सेलेक्ट करना है एज अ वेरिएंट। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है। बुक खरीदते वक्त, एग्जाम किट खरीदते वक्त, और अगर आप अपने पोर्टल से उसको एक्सेस कर रहे हैं, क्या नाम है, अल्लाह भला करे, स्टडी हब, उसमें भी आपने वेरिएंट को ध्यान में रखना है। एग्जाम बुक कराते वक्त, वैसे तो ये क्योंकि आप टीएसए के स्टूडेंट हैं, तो आप टीएसए के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके फीस देंगे, F4 की फीस, वो खुद ही ईएनजी सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा रसीद के ऊपर, और जब पेपर शुरू हो तो वहां पे ईएनजी लिखा हुआ आ रहा हो। क्योंकि और भी वेरिएंट है, ग्लोबल एक वेरिएंट है जीएलओ के नाम से, पीके वेरिएंट है, और बहुत सारे वेरिएंट है, तो आपने ईएनजी कर करना। ठीक है जी, ये हो गया। एक है एसीसीए का स्पेसिमेन एग्जाम। एक है एसीसीए का स्पेसिमेन एग्जाम। स्पेसिमेन एग्जाम क्या है? सैंपल पेपर है। उसका फायदा ये है कि आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि F4 का स्ट्रक्चर क्या है, वो एमसीक्यूज है, एमटीक्यूज है, वो मैं दिखा भी दूंगा आपको। और दूसरा इसका फायदा ये होता है कि आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक पेपर मिल जाएगा, तो उसमें भी आपने ईएनजी सेलेक्ट करना है। अगली बात है एजुकेशन हब। जैसे कि आपने FA1 की नजर, नीचे जो लिखा है वो पीछे वाले को नजर आ रहा है? मैं आ रहा हूँ।
सर मैं ये पॉइंट कर लूँ इस एजुकेशन हब का, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बैटरी लो हो रही है, मैं उसको चार्जिंग पे लगा। ये जो नीचे मैंने लिखा है पीछे वाले को नजर आ रहा है ये? तो आगे मैं इतना नीचे लिखूं ही ना फिर मैं आगे आइंदा। जो पीछे बच्चे बैठे हैं, नजर नजर नहीं आ रहा? चल, अब मैंने लिखूंगा नीचे, मैंने लिखा है ये स्पेसिफिक एग्जाम नजर आ रहा है? स्पेसिफिक एग्जाम के नीचे लिखा है मैंने, वैसे मैं ये ना ये फाइल दूंगा आपको, तो उसमें भी नजर आ जाएगा, अभी आपको जुबान बता रहा हूँ। नीचे मैंने लिखा है एजुकेशन हब। आपने पढ़ा होगा ना बेटा, उसमें FA1 MA1 में एजुकेशन हब दिया होगा। तो FA1 MA1 FA2 FBT F4 का भी एजुकेशन हब मॉक होते हैं 3। वो आप क्या नाम है सर मुस्तफा से लगवाएंगे, उनको अपनी आईडी जो भी पास जो मांगते हैं वो दे के उससे आप एजुकेशन हब लगेगा, उसमें भी 3 होते हैं। तो वो भी आपने कौन सा देना है? ENG वाला। मतलब जितने ACCA के रिसोर्सेज हैं सब में आपने ENG की तरफ जाना है। अब इनका एक सवाल था, वो मैं सवाल ले लूँ जी, सॉरी सर आपका सवाल। ENG और ग्लोबल का फर्क यह है कि जो ग्लोबल है उसके अंदर पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए एक जनरल सा लॉ पढ़ाया गया है, और ENG के अंदर स्पेसिफिकली यूके का लॉ पढ़ाया गया है। हम क्यों ENG सेलेक्ट कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा, आपको पता होगा ना, हमारी पटरियां ट्रेन की और लॉ, ये सब गोरे के जमाने का चला आ रहा है। दोनों चीजें, ट्रेन की पटरियां और लॉ, क्योंकि लॉ में हुआ ये कि जब अंग्रेज यहाँ से गए तो जाते जाते वो हमें दे गए ये पाकिस्तान, जाते जाते पार्टीशन हुआ। तो हमने क्या किया जुगाड़ के लिए, यार उनको बोले ना AC सही नहीं चल रही ना, गर्मी महसूस हो रही है आप, है ना, उनको उनको बोल देना यार कितनी कौन सा वाला, या तो ये नहीं चल रहा है, कोई नहीं चल रहा। हर बच्चा ना असल में चाह रहा अपनी तरफ आ जाए उसके बाकी क्लास का पता नहीं चला। खैर, क्या कह रहा था मैं? तो वो जब अंग्रेज गए तो उन्होंने, पाकिस्तान हम बन गया, इंडिया बन गया, तो हमने क्या किया जुगाड़ू मेथड में फौरन वो जो उस वक्त का लॉ था उसी को थोड़ा सा चेंज करके, जहां जहां वो वहां लिखा होता है इंडिया या वो लिखा होता वहां पे हमने पाकिस्तान लिखा, थोड़ा बहुत इस्लामिक टच देने के लिए वो जमहूरिया लिख लिया, इस्लामी जमहूरिया। और ऐसे करके वो हमने वो बना लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत ऑल्टरनेट करके उसको कर लिया। जो लेकिन उसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर है ना वो सेम है यूके लॉ का और पाकिस्तान लॉ का, तो इसलिए ये पढ़ने से ना पाकिस्तान लॉ समझना हमारे लिए आसान होगा। यहां तक किसी का कोई सवाल? बुक्स की अगर हम बात करें तो आपने BPP की स्टडी टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं और एजुकेशन हब भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, एजुकेशन हब कह रहा हूँ सॉरी, स्टडी हब। किट तीनों करनी है, BPP की किट भी करनी है, कैपरेट की किट भी करनी है, और स्टडी हब के जो क्विज हैं वो भी किट ही समझ लें, हम ऑनलाइन किट है वो भी आपने करनी है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अटेंडेंस रोक दें, हम बाद में इस पर कर लेंगे फिल्म, इसको रोक दें बच्चा। अच्छा जी, अब आ जाएं जरा आप जरा इस कोर्स आउटलाइन के ऊपर। इस सब्जेक्ट में है क्या क्या? सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है इंग्लिश लीगल सिस्टम, और इसको ELS भी कहते हैं। कि क्या है? देखिए इसमें सबसे पहले तो हम, अच्छा अभी अभी चूंकि हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, आसान लफ्जों में ड्रोन व्यू ना, एरियल व्यू जिसको कहते हैं ना, एक ओवरव्यू ले रहे हैं आज की क्लास में हम। कोई प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, जस्ट टू हैव एन ओवरव्यू। पहला एरिया जो अभी हम सिर्फ एक एरिया एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, पहला एरिया जो हमारे पास है दैट इज इंग्लिश लीगल सिस्टम, ELS। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लॉ बनता किधर है, एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से होता है। लॉ है क्या, ये तो बात की कहानी है, सबसे पहले तो हम ये देखिए बनता किधर है। वैसे आपको पता है कहाँ बनता है लॉ? ये पूरी दुनिया में एक ही फिनोमेना है, जगह एक ही लॉ बनने की, यानी कि हर मुल्क में एक पर्टिकुलर जगह है वहां लॉ बनता है। पार्लियामेंट लॉ किधर बनता है? पार्लियामेंट में बनता है। तो पार्लियामेंट में लॉ कैसे बनता है, पूरा लॉ मेकिंग प्रोसेस हम इंशाल्लाह इसमें एक्सप्लोर करेंगे। ऑनलाइन एक बच्चे ने जवाब दिया, इरफान साहब सही जवाब दिया, पार्लियामेंट। ठीक है जी। सो पार्लियामेंट में लॉ बनता है, और देख लें पार्लियामेंट में हमारे कैसे लोग होते हैं। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की खराब हालात है उसकी वजह ये है कि जहां बनता है वही एक से एक जो है ना हमने जमा किए हैं वहां पे अच्छे लोग। तो एक हमने एरिया, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे लॉ बनता है कैसे, बिल कैसे प्रेजेंट होता है, फिर वो पास होता है, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। दूसरा हम एरिया जो एक्सप्लोर करेंगे इसके अंदर, वही हम करेंगे एक और एक फिनोमेना है, लॉ बनता पार्लियामेंट में है, उसकी पे इंटरप्रिटेशन होती है। इंटरप्रिटेशन समझते हैं? इंटरप्रिटेशन मतलब तशरीह। जैसे नहीं बचपन में वो शेर की तशरीह करता है, शायर इस शेर में ये कह रहा है, शायर बहुत गुस्से में है, आप लिख दिया। तो शेर जो कहता है वो शायर है, दूसरा आदमी बैठ के कागज पे उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, इस शेर में शायर ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये है। अब लॉ किधर बनता है? पार्लियामेंट में। उसकी इंटरप्रिटेशन कहाँ होती है? पूरी दुनिया में एक ही फिनोमेना है, कोर्ट में। कहाँ होता है? याद रखें जब लॉ बनता है ना तो वो रिटन फॉर्म में होता है, एक कागज होता है, रिटन फॉर्म में लॉ बन जाता है, भाई ये ऐसे ऐसे लॉ।
अब उसकी तशरी, इसका मतलब ये है, ये यहां अप्लाई होगा, ये इसमें ये कहना चाह रहा है, ये इसके ऊपर है होगा, ये इसके ऊपर होगा, ये सब कुछ कौन करता है? कोर्ट करता है। तो हम इसके अंदर हम इंशाल्लाह इंटरप्रिटेशन के रूल्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर हम कोर्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यूके का। पाकिस्तान में जो है वो कोर्ट स्ट्रक्चर कैसा, आपने सुना होगा, सबसे पहले सिटी कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर एक है, लेकिन बरला वो मेरे नाम ले सकता, मैं वीको में वापस घर जाना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी में वापस जाऊं। ठीक है, वो भी है, बस वो है। ठीक है। तो ये तो बरल ये है। यूके के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां सबसे पहले काउंटी कोर्ट होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, उसके ऊपर कोर्ट ऑफ अपील होता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। उनका चार लेयर के अंदर है। तो वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कोर्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कोर्ट में वकील और जज कौन से होते हैं। जज की भी टाइप्स होती हैं, सर्किट जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, लॉ लॉर्ड्स होता है, मुख्तलिफ होते हैं। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन सी कोर्ट में कौन सा जज होता है, उस जज का नाम क्या होता है, कितने जज होते हैं, एक जज, दो जज, तीन जज। ठीक है। फिर कौन सा कोर्ट कौन से मैटर्स देखता है, कुछ कोर्ट होते हैं वो पार्टनरशिप लॉ के मैटर्स देखते हैं, कुछ कोर्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के मैटर्स देखते हैं, कुछ लोग होते हैं वो, कुछ कोर्ट होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट लॉ के मैटर्स देखते हैं। तो पूरा कोर्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास इंशाल्लाह, वो हम पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास जो एरिया है कोर्स आउटलाइन में, वो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अगर हम अपने F4 की बात, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है ना, ये समझे इतना बड़ा है, तकरीबन 4 से 5 चैप्टर के बराबर है ये। ईएलएस तो छोटा सा है, एक चैप्टर ये समझे वो खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जरा बड़ा है, यानी कि यूं समझते सेकंड बिगेस्ट टॉपिक है आपका F4 का हमारे। ये तकरीबन हमारे बुक के 4-5 चैप्टर के बराबर है। और टेक्निकली सबसे इन डेप्थ टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ, यानी कि जो बारीकियां हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, टेक्निकलिटीज हैं, वो सबसे ज्यादा इस टॉपिक में, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। और ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है कवर करता है हमारे रोजमर्रा के होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को। देखिए हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, आप घर से निकले, ठीक है, आप बस में बैठे, आपका और बस वाले के दरमियान ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको राइड दी, फिर आप टीएस आ गए। फर्ज अभी तो रमजान है, फर्ज कर लें आप कैंटीन गए, आपने उससे एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी, आपका और कैंटीन वाले का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर आप अकाउंट्स फ़हीम के पास गए, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट गए, वहां जाके आपने फीस जमा, एडमिशन लिया, फीस जमा कराई, ये आपका और टीएसए के दरमियान एजुकेशनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सुबह से लेकर शाम तक हम मुस्तकिल घर खरीद रहे हैं, घर बेच रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, कोई बिस्किट खरीदा, कोई कपड़े खरीदे, कोई पंखा खरीदा, ये किसी को नौकरी पे रखा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई शेयर्स खरीदे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो सुबह से लेकर शाम तक हम सारे दिन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस क्या हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट होने की कंडीशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला अपनी फ्री विल, अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करे। मजबूरी में, खौफ में, प्रेशर में किया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट अदालत की नजर में वैलिड, या पूरा तफसील से पढ़ेंगे ये क्या होता है। तो एक बुनियादी शर्त ही पूरी नहीं हुई, मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। एक आदमी ने जू खोला, फीस रखी 1,000 रुपए, कोई नहीं आ रहा। फिर फीस रखी 800, डिस्काउंट कोई नहीं आया, 600, 500 में बड़ा परेशान है तो कोई आ ही नहीं था। किसी ने मशवरा दिया, भाई तुम एंट्री में फ्री कर दो। अरे भाई फ्री कर करो तो सही यार, तुम करो सही। उसने एंट्री फ्री कर दी, सारे लोग आ गए, उसे शेयर का पिंजरा खोल दिया और बोला बाहर जाने के 2,000। बाहर जाने के 2,000। तो लोगों ने 2-2 हजार देके बाहर चले गए। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहेगा ये 2,000 इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि लोगों ने अपनी मर्जी से, सब सामने शेयर होगा तो मर्जी कहाँ चली। भाई सामने शेर, मौलवी साहब के पास एक बंदा आया, बोला मौलवी साहब फर्ज करिए, कुछ लोगों ने आदत होती है फजूल फजूल सवाल करने की। तो बोला फर्ज करें मैं जंगल में हूँ और नमाज पढ़ रहा हूँ, सामने शेर आ जाए, तो मैं नमाज जारी रखूँ या तोड़ दूं, क्या करूं। मौलवी साहब मेरे जैसे होंगे कुछ थोड़े शरारती टाइप के, उन्होंने बोला कि देखें भाई, वजू रहे तो जारी रखें, वजू ना रहे तो फिर तब वजू ही खत्म। सामने शेर होगा तो वजू कहाँ रह पाएगा। बहरहाल, तो कहने का मकसद ये कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही गलत था। आपने शेयर के खौफ में या किसी एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉयर जबरदस्ती कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाए, मालिक मकान किराएदार के साथ कोई जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कराए, या कोई भी शख्स किसी को प्रेशराइज करके इंटॉक्सिकेटेड हालत में, अगर ये साबित हो जाए कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एक पार्टी टुन थी, एक मिसाल है समझाने के लिए, एक मिसाल है, अल्लाह रब के रहम करे, मतलब रमजान में मुनासिब नहीं है लेकिन अब
सिलेबस का हिस्सा, तो क्या करना। तो एक आदमी ने रमजान रमजान तो नहीं, मतलब एक आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बाद में पता ही चला कि कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दोनों पार्टी में से एक पार्टी इंटॉक्सिकेटेड, लॉ की जुबान में कहते हैं टुन पार्टी थी। तो लॉ कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि फ्री विल नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट की शराइत हैं, कंडीशंस हैं, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना होने की सूरत में क्या होगा, एक बंदा पैसे नहीं दे रहा तो क्या होगा, ठीक है। और भी बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, अभी तो हम एक ओवरव्यू ले रहे थे उसलिए। यहां तक किसी का कोई सवाल कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हवाले से? तीसरा हमारे पास एरिया है लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट पढ़ने से पहले, ये लॉ ऑफ टॉट क्या होता है इससे पहले एक बैकग्राउंड पॉइंट समझें। देखिए, जब भी अदालत में दो लोग झगड़ा लेके जाएंगे, अदालत लोग झगड़ा लेके जाते हैं ना, खुशी खुशी तो कोई भी नहीं जाता, ठीक है, झगड़ा ही होता है तो जाता है। जब भी अदालत में दो लोग झगड़ा लेके जाएंगे, इसको यूं चलें, इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। जब भी दो लोग अदालत में कॉन्फ्लिक्ट लेके जाएंगे, तो झगड़ा सुनने से पहले अदालत उनसे ये पूछेगी, क्या आप दोनों आपस में पहले से किसी कॉन्ट्रैक्ट में हैं? क्या मतलब सर, पहले से किसी कॉन्ट्रैक्ट में है? इसका क्या मतलब है? मैं एग्जांपल दूंगा अभी। पहले से कॉन्ट्रैक्ट में क्या मतलब, मिसाल के तौर पे एक मालिक मकान और किराएदार झगड़ा लेके पहुंच गए। मालिक मकान कह रहे हैं, जज साहब ये देखें किराएदार मेरा किराया नहीं दे रहा। जज ने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट में हो। हाँ, टेनेंसी, किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये पॉइंट समझ में आया? दो लोग अदालत झगड़ा लेके गए, तो अदालत ने पूछा कि भाईजान आपका कोई आपस में ताल्लुक है क्या, झगड़ा क्या है? उन्होंने बोला सर जज साहब ये मेरा किराया नहीं दे रहा। अच्छा, किराया नहीं दे रहा, इसका मतलब है किराएदारी, जी जी एग्रीमेंट हुआ हुआ है। इसका मतलब है आप दोनों का जो मसला है, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ हैंडल किया जाएगा। सिनेरियो टू, एग्जाम्पल नंबर टू, दो लोग झगड़ा लेके अदालत गए। जज ने पूछा भाई क्या झगड़ा है? उन्होंने बोला इसने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी और देखें लाइट तोड़ दी। जज ने कहा अच्छा, आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई तो नहीं, जिंदगी में पहली दफा देखा है और आइंदा भी देखना भी नहीं चाहता मैं, भाई ये मेरी लाइट के पैसे दिलवा दें आप। इसका मतलब है जज कहेगा इसका आपस में कोई आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर आपका जो केस है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट का बुनियादी मकसद है उन कॉन्फ्लिक्ट्स, उन झगड़ों को हैंडल करना जो दो ऐसे लोगों के दरमियान है जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। क्या ये बात समझ में आई? अब एक सवाल है आपसे, इसका जवाब लिखिएगा, बोले कोई नहीं, ठीक है? जवाब लिखें, बोले कोई नहीं, ताकि बाकी लोगों को सोचने का टाइम मिल जाए, थॉट प्रोसेस हो जाए। दो सवाल हैं आपसे, दोनों सवालों के जवाब देने हैं आपने, ठीक है? अपने पास लिखिएगा, सवाल ना लिखें, सिर्फ जवाब लिख लीजिएगा। सवाल सुन लें। सवाल यह है कि एक लड़का टीएस से इंफॉर्मेशन लेने आया एडमिशन से मुतालिक, एफडी में एडमिशन लेने के लिए इंफॉर्मेशन लेने आया। जब वो निकलने लगा उसका गार्ड से झगड़ा हो गया। एक लड़का एफडी में एडमिशन लेने के लिए आया, वो रिसेप्शन गया, रिसेप्शन से मालूमात ली, मालूमात लेके उसने कहा चले मैं सोच के बताऊंगा एडमिशन लूं नहीं लूं, देखूंगा मैं, दायरा फैसला करूंगा मैं। वो बाहर निकला, उसी गार्ड से किसी बात पे बहस बहस हो गई, और जनाब अल्लाह आपका भला करे, बड़ी जल्दी यार। जी मैं बोल भी ली, ये तो स्पॉइलर होता है ना, स्पॉइलर दे देते हैं, आखिर में मर जाएगा। चलो भाई, क्या हो सो ये कौन सा लॉ उस पर अप्लाई होगा? लॉ ऑफ टॉट, ठीक है जी, लॉ ऑफ टॉट। ये मैंने कहा था भाई लिखना नहीं है, इन्होंने ऑनलाइन लिख दिया। अच्छा, एक शख्स जो कि टीएसए में एडमिशन ले चुका है, उसका गार्ड से झगड़ा हो जाए, तो अब बात को समझे, झगड़ा तो वही है गार्ड, एग्जैक्टली वही झगड़ा है, वही मुक्के, वही लाते, वही घूसे, सब कुछ वही है। लेकिन लॉ कहेगा भाई चूंकि आप और इंस्टीट्यूट आपस में, स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट का रिलेशन, एडमिशन ले, एडमिशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। तो लिहाजा इस झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई होगा? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर आपने एडमिशन नहीं लिया और वही झगड़ा, वही लाते, वही मुक्के, वही घूसे, तो फिर इसके लिए अप्लाई होगा लॉ ऑफ टॉर्ट। किसी का कोई सवाल तो मैं आगे जाऊं। सवाल इरफान का ये, कॉन्फ्लिक्ट तो गार्ड से है, टीएसए से थोड़ी। देखें, टीएसए का जो गार्ड है वो टीएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है,
जो भी कुछ वो करेगा वो उसी का टीएसए की तरफ से एक्शन कहलाएगा। अब इस तरह देखा जाए, आपने टीएसए में एडमिशन, टीएसए से पढ़ ले। टीएसए थोड़ी खुद पढ़ाएगा, टीएसए कोई एक तो एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, कोई इंसान ही है ना, वैसे मैं इंसान का बच्चा आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कोई अब आप बोले मैंने तो सर टीएसए को एडमिशन लिया तो टीएसए पढ़ाए, तो बुला लें टीएसए कहाँ है, मैं तो मिला नहीं आज तक टीएसए से, आप मिल लें भाई। तो असल में टीएसए के बेहाफ पे टीचर पढ़ाता है, फहीम एडमिशन देता है, कोई बंदा फीस लेता है, वगैरह वगैरह। तो टीएसए इटसेल्फ तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर कोई ह्यूमन है। क्या ये बात समझ में आई? इरफान का सवाल था, मेरा जवाब था। कोई सवाल? अच्छा, जिसको ऑनलाइन बच्चा सवाल करे ना, तो खाली ये के लिख दे, इसका मतलब बात समझ में आ गई। मैं बुरा नहीं मानता शॉर्ट इस तरह बात, लंबी सी चैट के जवाब में आप के ना लिखिएगा, वो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको लंबा सा पैराग्राफ आए और आप जवाब में के लिख दें, ये सिर्फ मैं अपनी क्लासरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ जी। मैं वहां मैं, मैं वहां गया, आप पहले से थे, मैंने और सुना कैसे। तो कोई किसी को भी ऑनलाइन पढ़ रहा हो मेरे से, तो वो बस के लिख, तो उसका बात समझ में आ गई, आगे चलें। तो मैं बुरा नहीं मानता। तो ये जल्दी काम हो जाएगा जरा, क्योंकि ऑनलाइन वाले को टाइप करने में जरा वो होती है ना, इरिटेशन। अच्छा जी, लॉ ऑफ टॉट समझ में आ गया किसी को? अभी तो ये हमने और भी लिया है। आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेरे भाई, एम्प्लॉयमेंट लॉ। हम इसका जिक्र हम कर भी चुके हैं थोड़ी देर पहले, इसको और तफसील से देख लेते हैं। जाहिर, जब आप नौकरी करेंगे, एसी से कर लेंगे, तो या तो आप नौकरी करेंगे, यू विल बिकम एम्प्लॉय, और यू विल बिकम एन एम्प्लॉयर। दोनों सूरतों में आपके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होगा मेरे भाई? एम्प्लॉयमेंट लॉ आपके ऊपर अप्लाई होगा। एम्प्लॉयमेंट लॉ कहाँ कहाँ काम आता है? मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा, आ, फिर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ एफडी से, ताकि असल में F4 जो है ना, एफडी की कंटिन्यूशन है। एफडी में आपने पढ़ा कि जब आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रेट मिलता है, उसको क्या कहते हैं? ओवर टाइम प्रीमियम, ऐसा ही है। फिर उसको इनडायरेक्ट लेबर के तौर पे चार्ज वगैरह, वो सारी, वो सब क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब यहाँ एक झगड़ा है। मैंने एक बंदे को नौकरी पे रखा और बोला कि भाई तुम्हें मैं पैसे दूंगा लेट से $20, और आम हालात में ओवर टाइम के वक्त में दूंगा $25। उसने कहा ठीक है सर, मैंने कहा आ जाओ। आ गया वो। अब मैंने उससे काम करवाया। एक वीक काम कराने के बाद मैंने उसको बोला कि भाई ये लो तुम्हारे पैसे। तो उसने बोला भाई इसमें ओवर टाइम भी तो है। मैंने कहा ओवर टाइम कहाँ, मैंने तो 40 घंटे ज्यादा काम कराया नहीं। उसने कहा नहीं नहीं, 35 आवर्स के बाद ओवर टाइम, जो मैं पिछली कंपनी में था ना, वहां तो 35 आवर्स के बाद ओवर टाइम लग जाता था। तो मैंने 40 आवर्स काम किया, तो 35 नॉर्मल और 5 आवर्स। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, हमारे यहाँ तो ओवर टाइम जो है ना 40 घंटों के बाद होता है। अब झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा। तो लॉ यहाँ पे आके बताएगा कि कितने घंटों के बाद ओवर टाइम लगेगा। ऐसे बहुत सारे मसाइल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान। जैसा भी हम थोड़ी देर पहले हमने कहा, नोटिस पीरियड क्या होता है? नोटिस पीरियड क्या होता है? पहले से टाइम फ्रेम डिसाइड कर लें कि अगर मैं आपको नौकरी से निकालूंगा तो आपको इतना टाइम दूंगा। आप अगर नौकरी छोड़ के जाएंगे तो मुझे, ताकि हम दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लें। और अचानक से भाई, अचानक से मतलब प्रोफाइल पिक्चर गायब हो गई, डबल टिक नहीं आ रहे, तो आप परेशानी क्या हुआ? आप सोच रहे हाँ बताया तो था कि मामू को लड़का जर्मनी से आ रहा है, लेकिन वो वाली उस वक्त मैंने इतना गौर नहीं किया, वो आ गया। उनका था ना ईद करने का प्रोग्राम, तो आप सोच लें भाई कि क्या हो गई ईद। मुहर्रम शुरू हो गए। सवाल इसमें करने का मकसद ये है कि भाई पहले से अगले को आइडिया तो दे दें कि भाई ऐसे ऐसे होने वाले हैं। मतलब नौकरी की बात हो रही है अभी तो यहाँ पे, नौकरी पे निकालने से पहले अगले को थोड़ा सा आइडिया दे दें कि भाई आपको हम नौकरी से निकाल रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या ये बात समझ में आई? तो उसको हम कहते हैं, अगर नोटिस पीरियड डिसाइड हो जाए तो ठीक है। अगर नोटिस पीरियड डिसाइड ना हो, दोनों की तरह एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने नौकरी शुरू करते हुए नोटिस पीरियड डिसाइड ही नहीं किया, फर्ज कर लें, उस वक्त तो बिल्कुल आदमी उस होता है ना, जब 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 नौकरी शुरू करता है, जन्मों और सदियों की बातें करता है, उससे कम तो बात ही नहीं करता ना। ठीक है, मतलब नौकरी की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है। तो उस वक्त तो आपने कहा कि नहीं नहीं, मैं आप कहाँ छोड़ के जाऊंगा आपको, भाई मैं यहीं पे जिंदगी भर आपके पास ही नौकरी करूंगा। और उन्होंने बोला मैं आपको हम नहीं निकालेंगे, लेकिन जाहिर है वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो फिर नौकरी से खत्म, इख्तलाफात हुए, नौकरी खत्म हो गई। अब दोनों बैठ के झगड़ लें कि नोटिस पीरियड क्या होना चाहिए, क्योंकि अब इंप्लॉयर पता है क्या चाहेगा? इंप्लॉयर चाहेगा नोटिस पीरियड ज्यादा से ज्यादा हो, और एम्प्लॉय चाहेगा नोटिस पीरियड कम से, यानी कि अगर एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, अगर एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो वो चाहेगा कि नोटिस पीरियड कम से कम डिसाइड हो। और अगर एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है
तो एम्प्लॉयर चाहेगा नोटिस पीरियड ज्यादा से, अच्छा वाइस वर्सा, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकाल रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकाल रहा है, तो एम्प्लॉय क्या चाहेगा, नोटिस पीरियड ज्यादा से ज्यादा हो। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकाल रहा है तो एम्प्लॉयर चाहेगा कि नोटिस पीरियड कम से। तो भाई अब तो ये झगड़ा बढ़ेगा, तो इस झगड़े को कौन रिजॉल्व करेगा, एम्प्लॉयमेंट लॉ। हमारे पास पूरा फॉर्मूला है, जब इंशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट लॉ पढ़ेंगे तो उसमें फॉर्मूला सिखाएंगे कि एम्प्लॉय का नोटिस पीरियड कैसे काउंट निकलेगा, उसका एक पूरा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे और हमारे पास वो निकल आएगा। क्या ये बात समझ में आई? इस तरह और भी हमने एफबीटी में पढ़ा था कि अभी बच्चों ने शुरू में एक दो बच्चों ने कहा था अनफेयर डिसमिसल का जिक्र किया, तो अनफेयर डिसमिसल क्या होता है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बगैर प्रॉपर रीजन के निकाल दे, तो ऐसे निकाले जाने को क्या कहते हैं, अनफेयर डिसमिसल। यहां तक एफबीटी आके खामोश हो गया, एफबीटी का हो गया सिलेबस खत्म। आगे से लॉ का सिलेबस शुरू हो गया कि भाई कौन फैसला करेगा कि प्रॉपर रीजन है या नहीं। भाई ये बात तो मैंने बोल दी, जब तक प्रॉपर रीजन नहीं देंगे आप नौकरी से निकाल, हु विल डिसाइड व्हाट इज अ प्रॉपर रीजन, एम्प्लॉयमेंट लॉ आपको गाइडलाइंस देगा। मसलन जो क्वालिफिकेशन आपने बताई थी वो निकली नहीं, आपने बोला जी मैंने मास्टर्स किया हुआ है, वो बंदा इंटरफेल साला निकला। कुछ भाई लंबी लंबी बातें आदमी बोल देता है, ये और वो आपके भाई ने ये किया हुआ है। पूरा किचन मैं देखता था, जब रख लिया शेफ को तो पता चला वाकई देखता ही था। अबे देखता मतलब सारा मैंने मेरी नजर में था, नजरों में था, नजरों में ही था बस। तो बहुत सारे मसले आपने वो पढ़ा था, हमने एक वो पढ़ा था एफबीटी में, हमारा चैप्टर था रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। उसके अंदर एक टॉपिक था, यूजली मैं आखिर में पढ़ाता था, रेफरेंस चेकिंग। याद है किसी को रेफरेंस चेकिंग का मतलब क्या होता है, जोर से शाबाश। नया एम्प्लॉयर नया एम्प्लॉयर पुराने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करके चेक करता था कि आपने इंटरव्यू में जो बातें कही थी कि मैं ये करता था, मेरी तनख्वाह ये थी वगैरह वगैरह, इस बात समझ में आई। इसको कहते हैं रेफरेंस। रेफरेंस चेकिंग एम्प्लॉयमेंट लॉ की नजर में क्या है, मसलन सुने, एम्प्लॉयमेंट लॉ ये कहता है कि पुराना एम्प्लॉयर लीगली लायबल है रेफरेंस चेकिंग का जवाब। रेफरेंस चेकिंग तो समझ में आ गया ना, सबके याद आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, वरना आगे वाली बात समझ में नहीं आएगी। सब किसको याद नहीं आया रेफरेंस चेकिंग, पूछ ले बेटा, समझ में नहीं आएगा आगे। रेफरेंस चेकिंग का मतलब है कि आपने मिसाल के तौर पे आप यूनिलीवर में जॉब करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, यूनिलीवर से आपने रिजाइन किया और आप चले गए प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले चले गए, और आसान, ठीक है, यूनिलीवर छोड़ के कहाँ चले गए भाई, नेस्ले ज्वाइन कर लिया। नेस्ले ज्वाइन करने के बाद थोड़े दिनों बाद नेस्ले वाले एक लेटर भेजेंगे यूनिलीवर आपके पुराने एम्प्लॉयर के पास, और पूछेंगे आपका नाम है उस्मान साहब, आपके पास नौकरी करते थे, क्या नौकरी करते थे, कौन से डिपार्टमेंट नौकरी करते थे, कितनी तनख्वाह थी, ताकि चेक कर लें कि उस्मान ने इंटरव्यू में जो हमसे ये कहा था, जो बातें की थी, आपके भाई ने ये भी करता, ये भी आता, ये भी आता, तो वो आपके भाई को आता कि नहीं आता, समझ में आया। तो नया एम्प्लॉयर नए एम्प्लॉय के बारे में नए एम्प्लॉय के बारे में पिछले एम्प्लॉयर से जो इन्फॉर्मेशन निकलवाता है उसको कहते हैं, आपने कोई सीवी रेज्यूमे देखा एक्चुअल, उसमें नीचे आखिर में कॉलम होता है रेफरेंसेस, और उसके आगे लिखा होता है शेल बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट। इसका क्या मतलब है, मतलब ये कि कल को आप अपनी सीवी बनाएंगे जब, तो अपना नाम, इंफॉर्मेशन, तालीम, क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें देंगे, आखिर में लिखेंगे रेफरेंस, मतलब मेरे बारे में अगर किसी से कुछ पूछना है तो इस नंबर पे राब्ता, इस ईमेल पर राब्ता करो, यूजली वो लास्ट एम्प्लॉयर का ईमेल होता है। तो इस पूरे प्रोसेस की वेरिफिकेशन प्रोसेस, जब कल तुम्हारी शादी होगी इंशाल्लाह, तो तुम्हारे ससुराल वाले अगर गैरों में होगी, खानदान में तो फिर पता ही होता है बच्चा किस किस्म का फंटर है क्या है, अगर गैरों में होगी तो वो तुम्हारे, आप नहीं, मजाक नहीं, चीज आप लोग समझ रहे हैं, सीरियस है मैटर है, आप इसको सीरियस लें। जहां पे आप जॉब करते हैं वहां पे कोई बंदे बेच के रेफरेंस चेकिंग करवाते हैं, पता है आपको बात? जी जी। हाँ, अच्छा, ये वाली बातें पता है तुम्हें है, और जो जो ऑर्गेनाइजेशन में रेफरेंस चेकिंग है वो नहीं पता। ये सर मेरा एक दोस्त है HR। अच्छा, क्या हुआ उसका? एक एम्प्लॉय का एक रिश्तेदार आ गए थे भाई। हाँ, तो उसने बता दिया। अच्छा, इसमें ना लंबी लंबी फेंकनी नहीं चाहिए, मैं आपको उसे बताया, देखें मैं आपको असली वाक्य बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको लगे सर थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। रोजे से हूं मैं भी, एक मैं अब तफसील तो बता नहीं सकता मैं, मेरे एक जानने वाले के साथ एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। वो कहीं जॉब करते थे, उनकी शादी हुई, शादी तय हुई, ससुराल वालों ने जाके बंदा भेजा। अच्छा, जिसके पास भेजा उसकी कोई अच्छी, जैसे जिन्होंने बोला HR के पास या उसके पास गया, उसकी अच्छी बातचीत होगी, उसने बिला वजह तनख्वाह बढ़ा के बता दी, उनकी कोई होगी 2-2.5 लाख रुपए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो कोई 4-5 लाख रुपए तनख्वाह बता दी। अब जाहिर है अगला उसके हिसाब से
जहन बना के आया हुआ है। तो आप यकीन करें, शादी होते उनके इतने इख्तलाफात अपनी वाइफ के साथ। अब वो जाहिर है उसका मतलब कसूर नहीं है, अगला ये सोच रहा है कि यार एक बंदा कमाता 5 लाख रुपए है, खर्चा घर में कर नहीं रहा उस तरह से, अरे 5 लाख वाले का अलग लाइफ स्टाइल है। तो झगड़े बढ़ते गए, वो कंजूस कहती रही, झगड़े झगड़े, तो फिर खुली कि ये हुआ क्या। अब तो फिर जब बैठे तो पता चला वो तो 5 लाख समझ के बैठी हुई। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें बताया ऑफिस वालों ने, ऑफिस वालों को बुला कर, यार वो तो मैंने ऐसी तुम्हारी बात रखने के लिए। मैंने बोला तो यार तुम पागल तो नहीं हो। अच्छा वो अगले भी थोड़े फेंकू थे, वो लंबी लंबी हम मलेशिया जाएंगे ये वो, अगला सीवी ले गया। अब अगले की तो हटेगी ना यार, वो अगला जहन बना के बैठा हुआ है मलेशिया जाऊंगा मैं, या टर्की जाऊंगा, वहां कौन वाला आगे पीछे कौन करेगा, या अगला सीवीयू ले गया, भुट्टे वाला आ गया, बुल्ले भुट्टा खा लें बाजी भी, 50 के दो। तो अगले के तो शैटर्ड ड्रीम्स हो गए यार, ये मैं तो समझ रहा वीडियो बनाऊंगा, कौन आइसक्रीम की वो नहीं है वहां जो टर्की में होते आगे पीछे वो करता है, मैंने यार ये भुट्टे वाला आ गया, लो बजट इतना तो खैर बहरहाल। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट लॉ बहरहाल बहुत बहुत दूर चलेगा मैं, सॉरी। नहीं नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह है, वो उनको समझा दे कि भाई ये जो भी है 2-2.5 लाख है। फिर वो एक्सपेक्टेशन नॉर्मल हो गई तो वो, नहीं नहीं फिर तो हो गई थी वो शादी तो ऑब्वियसली बात। एजेंसी लॉ अगला हमारा टॉपिक है, एजेंसी लॉ। मैं जरा एक कॉल कर दूं छोटी सी। चल मैं एसी सही नहीं चल रहा। अच्छा जी, अगला हमारा टॉपिक है एजेंसी लॉ। एजेंसी लॉ जो है वो, इसका पहले हम बैकग्राउंड समझ ले, एजेंसी लॉ क्यों बना, क्या है। देखिए एक सवाल है आपसे, टोयोटा जो है, टोयोटा जापान, वहां से ओरिजिनेट हुई ना टोयोटा कंपनी जो है। टोयोटा जापान जो है पूरी दुनिया के लोगों को गाड़ियां बेचता है। लेकिन आप देखें टोयोटा जापान ने जो है पूरी दुनिया के लोगों को गाड़ियां तो बेच रहा है, डायरेक्ट नहीं बेच रहा। उसने टोयोटा पाकिस्तान खोला, फिर टोयोटा पाकिस्तान ने टोयोटा कराची खोला, फिर टोयोटा कराची ने शारा फैसल के ऊपर एक ऑथराइज डीलर एक शोरूम खोला, फिर उसके जरिए। तो टोयोटा जापान डायरेक्ट क्यों नहीं बेच रहा आपके ख्याल में गाड़ियां, इतनी लंबी कहानी करने की जरूरत क्या है। सर कैसे बेचेंगे, सबकी दुनिया के इंसानों की लैंग्वेज अलग, टाइमिंग अलग। जब जापान के अंदर सुबह हो रही है तो यहाँ पे रात हो रही है, वहां रात हो रही है, वहां सुबह हो रही है। लैंग्वेज अलग, बैरियर्स, फिर कल्चरल वैल्यूज अलग, फिर पाकिस्तान के लोगों की नीड्स अलग हैं, और जापान के लोगों की नीड्स अलग हैं, मलेशिया के लोग। तो टोयोटा ने क्या किया, जगह जगह अपने ऑथराइज डीलर खोल लिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जब दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो वहां हमें चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। क्या चाहिए होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। और बाज औकात दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट करते हैं। मसलन आप शोरूम वाले के पास गए, शोरूम वाले से कहा कि मुझे एक गाड़ी बुक करनी है टोयोटा की। तो उसने बोले ठीक है जी, आप एडवांस दे दें और चेक टोयोटा पाकिस्तान के नाम का बना दें, इसके ऑथराइज, ये जो शोरूम वाला था इसके नाम का नहीं बनता चेक। और आप उसको पैसे दिए, चेक दिया, वो वहां से गाड़ी लाके दे देंगे। तो इसका मतलब है आप
और टोयोटा के दरमियान डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, दरमियान में कौन है? टोयोटा पाकिस्तान या शरा फैसल पे जो वो बैठा हुआ है शोरूम वाला, ये है टेक्निकली लॉ की नजर में एजेंट। दूसरी मिसाल, आपको कोई घर खरीदना है, तो आपने घर तलाश किया, आपको एक बंदा मिल गया जो घर बेच रहा था, आपने डायरेक्ट उससे घर खरीद लिया। आपको पता है कौन सा लॉ चाहिए होगा? कॉन्ट्रैक्ट लॉ चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? लेकिन अगर आप स्टेट एजेंट के जरिए बोलेंगे, क्योंकि हर आदमी घर ढूंढ नहीं सकता, कितने घर ढूंढेगा आपको ही पता है कि हम सब लोग घर बेचने या खरीदने के लिए स्टेट एजेंसी के आदमी की खिदमात इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप घर खरीदेंगे या बेचेंगे थ्रू स्टेट एजेंट, तो वहां पे फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी चाहिए होगा। प्लस, क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? तीसरी मिसाल, आपने टीएसए में एडमिशन लिया, खुद ही डायरेक्ट ले लिया, दरमियान में किसी को डाला आपने? वो खुद ही आए, इंफॉर्मेशन ली, एडमिशन ले लिया। तो आपको और टीएसए को कौन सा लॉ चाहिए होगा? कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इसी तरह आपने ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अब आपको ऑस्ट्रेलिया का नहीं पता, वहां के रूल्स का नहीं पता, वहां के कानून का नहीं पता, वीजे का नहीं पता, मैं किस तरह जाऊंगा वहां पे, एज ए स्टूडेंट कितने घंटे काम करूंगा, रिहाइश का क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। तो आप क्या करेंगे? किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, एजुकेशन कंसल्टेंट, उसके बाद जाके बोलेंगे भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेना है, तो आप बताएं। तो बोले, मेरे पास यूनिवर्सिटी भी है, उनके नंबर भी हैं, मैं उनसे राब्ता भी करा दूंगा, आपका एडमिशन प्रोसेस भी करा दूंगा, आपको वीजा भी दिलवा दूंगा। वहां पे आप जाएंगे, आपको हर वीक 25 घंटे नौकरी करने की इजाजत भी होगी, आपका वर्क परमिट भी करवा दूंगा, और इन सबके बदले में आपसे फीस लूंगा। तो अब आपने जो एडमिशन लिया उस यूनिवर्सिटी में, थ्रू एजेंट लिया जिसका नाम है एजुकेशन कंसल्टेंट, तो अब आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ के साथ साथ एजेंसी लॉ भी चाहिए। तो ये है बुनियादी मकसद एजेंसी लॉ का, कि जब आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जब आप इनडायरेक्टली एजेंट के जरिए कॉन्ट्रैक्ट करें तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्लस एजेंसी लॉ दोनों चाहिए। अब इस एजेंसी लॉ में क्या है? एजेंट कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, एजेंट अगर झूठ बोले तो क्या होगा? आपने टोयोटा से गाड़ी खरीदी, गाड़ी खराब निकली, उसमें इंजन में कोई मसला है, ठीक है, तो आप कंप्लेन करेंगे जाके। भाई बास प्रोडक्ट, जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जब सही सही नहीं निकलती प्रोडक्ट, तो हम क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं। ठीक है, वो एक पैराशूट बेचने वाला है, बंदा ने खरीदा पैराशूट, बोला भाई ये पैराशूट सही तो है ना? उसने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक कोई कंप्लेन लेकर नहीं आया। जो पैराशूट लेके गया आज तक कोई भी कंप्लेन लेकर, तो उसने कहा यार जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात। फिर उसने सोचा यार आएगा कैसे, तो रोजे क़यामत ही आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैराशूट वालों की कंप्लेन नहीं आती, नो सेल रिटर्न। जो भी होगा वो आखिरत में ही होगा जो होगा, जो है ना, महशर के दिन पता चलेगा। खैर, तो आप एजेंट ने झूठ बोल दिया, गाड़ी खराब निकल आई, आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल खराब निकल आया, तो फिर आप किसकी जिम्मेदारी होगी, एजेंट की या कंपनी की? हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। इस किसी का यहाँ तक कोई सवाल? जाऊं आगे? एजेंसी लॉ के बाद मेरे भाई अगला हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप लॉ। जैसा कि हमने पढ़ा है पहले भी, देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। पहला, सोल प्रोप्राइटर, शाबाश, एक अकेला मालिक, सारे प्रॉफिट उसका, सारा लॉस उसका, सारी अथॉरिटी उसकी। दूसरा, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर्ड है, तो उसको गवर्न करने के लिए जो लॉ चलेगा उसको कहते हैं पार्टनरशिप लॉ। क्या कहते हैं उसे? पार्टनरशिप लॉ कहते हैं। और वो पार्टनरशिप लॉ आपको बताएगा कि इस पार्टनरशिप में, सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे पार्टनरशिप होती क्या चीज है। अब जैसे कि छोटी सी मिसाल, आपके ख्याल में क्या है पार्टनरशिप? चलें आप में से बताएं कोई, कोई भी हल्के, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द एग्जैक्ट डेफिनेशन, कोई ऐसे इनपुट आपके ख्याल में, भाई इस चीज को पार्टनरशिप कहते हैं। दो लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करें। अब इनके ना जो जिन्होंने लाइन बोली है दो लोग मिलकर, इसके अंदर भी एक और बात है, शायद इनको भी जहन में आइडिया ना हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बिजनेस का मतलब ये है कि हर वो एक्टिविटी जिसका मकसद, इसका मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं हो सकती। देखिए ये बड़ा बारीक पॉइंट है, ये अंदर नजर नहीं आया आपको, ये आके चला भी गया। इन्होंने खुद भी बोला, लेकिन इनको खुद भी आइडिया नहीं होगी ये बात। जो मैं बोल रहा हूँ इसका एक मतलब ये भी है, इन्होंने क्या बोला, कोई भी बिजनेस दो से ज्यादा लोग मिलकर करें, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूं और मैं एज अ पार्टनरशिप इसको रजिस्टर कराऊंगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, क्योंकि वो लॉ कहेगा ये तो बिजनेस ही नहीं है। अब ये बात अलग से कोई नहीं बुलाएगा आपको। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये बात आम बात बाहर नहीं बोलता, जो एडमिशन हो जाता है उनको बोलता हूँ ये बात।
बाहर वजह नहीं बताऊंगा क्यों नहीं बोलता हूँ। खुद पढ़ने से ना ये नुकसान होता है कि बच्चे को सिर्फ जो मोटी मोटी ऊपर की बातें होती है नजर आती है, बारीक बातें पता नहीं चलती। बाहर मैं इसलिए नहीं बोलता एफबीटी में या उसमें कि बच्चे का कैसा पता नहीं एडमिशन के लिए घेर रहे हैं बच्चे, सर क्या कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भाई आपकी मर्जी है। लेकिन ये नुकसान होता है, खुद पढ़ने में बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कि हमें नजर नहीं आते उस वक्त, क्योंकि जो जो वो कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। अब ये बात इन्होंने बोली, इनको भी आइडिया नहीं था इस बात का, और आपके सामने भी ये बोल के चले गए। कोई भी बिजनेस जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग हों उसको पार्टनरशिप कहते हैं। भाई बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट, तो जहां प्रॉफिट नहीं वो नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट एज अ पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। एमसीक्यूज गलत हो गया आपका। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको वैसे नजर नहीं आएंगी। अब जैसे मैं एक मिसाल दूं, एम्प्लॉयमेंट लॉ में हम एक चीज पढ़ाते हैं, अ, जब दो लोग आपस में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप बिल्डअप करें, मैं आपको टिप भी देता हूं बल्कि, कल को अगर आपकी नौकरी लगे मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में सऊदीया है, दुबई है, शारजा है, वगैरह जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, तो जब आपकी नौकरी लगे तो नौकरी पे हाँ करने से पहले और पिछली नौकरी छोड़ने से पहले आप एक सवाल जरूर करिएगा उनसे कि आप, सवाल क्या है, वॉट विल बी माई वीजा स्टेटस या वीजा पोस्ट। सर वीजा स्टेटस या वीजा पोस्ट क्या होता है? देखिए पहले इस बात को समझे मैकेनिज्म होता क्या है। मेरी एक फर्ज करें एक कंपनी है दुबई में, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, मेरी दुबई में एक कंपनी है, मुझे अकाउंटेंट चाहिए। मैंने पाकिस्तान से एक अकाउंटेंट बुलाया, तो कैसे बुला लिया, मुझे उसके लिए वीजा खरीदना पड़ेगा। मैं दुबई में हूं, मेरी कंपनी दुबई में है, दुबई की मेरी कंपनी को पाकिस्तान से अकाउंटेंट मंगाना है तो मैं दुबई के जो डिपार्टमेंट है उसमें अप्लाई करूंगा, कहूंगा भाई मुझे एक वीजा इशू करें, मैं पाकिस्तान से एक एम्प्लॉय बुलाऊंगा। तो वो पलट के सवाल करेंगे जो आपने बंदा बुलाना है उसका स्टेटस लेबर है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, डायरेक्टर है। क्यों भाई? उसके हिसाब से वीजा चार्जेस होंगे, लेबर के कम होंगे, सुपरवाइजर के ज्यादा होंगे, मैनेजर के उससे ज्यादा होंगे, बाकी और जो ऊपर जाते जाए ऊपर ज्यादा होंगे। अब बाज कंपनियां पैसे बचाने के चक्कर में लेबर क्लास में बुला लेती हैं आप अकाउंटेंट, रैंक आपका ऑफिसर है, तनख्वाह आपकी ऑफिसर वाली है, वीजा आपका लेबर वाला इशू करवा लिया। अच्छा आपको भी टेक्निकल डिटेल्स पासपोर्ट के अंदर ही, सॉरी वीजे के अंदर ही कहीं लिखा होगा लेबर, तो आप समझेंगे लेबर का मतलब तो हर काम, वैसे एक लेबर तो एक जनरल वर्ड भी है ना, लेबर का मतलब हर काम करने वाला, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, और ये आपने कहा तो हर काम। अब आप चले गए वहां जाके नौकरी शुरू कर दी। अच्छा वहां पे ना हर कुछ अरसे बाद जब आप नौकरी कर रहे होंगे तो वहां पे वो आते हैं विजिलेंस के लिए, वो शुतुरमुर्ग, क्या होता है वो शुतुरमुर्ग नहीं यार, वो ये जेडीसी वाले ने शुतुरमुर्ग क्या है, शुरते शुरते आए माजरत के साथ, शुरते आए, वो आपसे पूछा हेलो हबीबी हाउ आर यू, हाँ फाइन। तो आपसे पूछे क्या करना, आप बताया मैं एसीसी पाकिस्तान हूँ, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर आपसे बोला कार्ड दिखाया, आपने कार्ड दिखाया, अब उसके अंदर लेबर लिखा हुआ, वो कहेगा ले भैया बंदा बंदा काम जो है वो ऑफिसर वाला कर रहा है, और वीजा वो आपको तो कुछ नहीं कहेगा, आपको तो हेलो हाय करके चला जाएगा, 2-4 दिन बाद आपको पता चलेगा आप हो गए डिपोर्ट, आपको पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। समझ में आई बात? और अब उतने लोग लेने नहीं आएंगे, इतने छोड़ने गए थे वहां, तो ना बसें भर भर के लोग जाते हैं, जब कोई बाहर जाता है तो पूरी बस भर के चिमट चिमट के रोते हैं, फिर वापसी में हलवा पूरी खा रहे होते हैं। अभी दो भाई आए 10 मिनट पहले तो रो रहे थे इतना। तो फिर वहां तो एक स्टाइल है पाकिस्तानियों का खास, तो जो सारे इस्तिखारे में हाँ आए थे वो सब ना हो जाएंगे, सांप आ रहे नहीं उन्हें, आ गए हमारी बच्ची पढ़ ली है। जी शार्ट भाई वो शार्ट तो हो गया है, एम्प्लॉय तो शार्ट हो गया, लेकिन वो आदमी बाज बार पैसे बचाने के चक्कर में गलती करता है, नुकसान उठाता है, चांस मारा उसने क्योंकि उसको तो बहुत मिल जाएंगे। समझ में? तो वो बस बहुत सारे काम आदमी बगैर पैसे बचाने के चक्कर में लोग गड़बड़ करते हैं, फिर वो हो जाते हैं। आपका तो करियर खराब हो गया ना, वो छोड़ो, उसको तो नया मिल जाएगा, आपका तो सहारा ना हो गया। समझ में आ रही है? आप दिरहम से वापस रुपए में आ गए। समझ में आई बात? दुबई की शाराओं से वापस शारा फैसले फंस गया आगे। तो फिर तो आप तो समझे, तो पहले ही पूछ ले भाई मुझे वीजा स्टेटस क्या देंगे। छोटी कंपनियां ये हरकत करती हैं, बड़ी कंपनीज ये हरकत नहीं करती जी। अब सॉरी मैं एक बात करूं, तो ये बात अब आपको खुद से पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगी, तो उसपे जब हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट, वहां पे एक आ रहा होगा कि जो आपस में स्टेटस आपने क्या तय किया, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या तय किया, ये पूछ लें मुझसे जी बेटा। कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी तो होगा ना उसमें। नहीं उस पर लेबर लिखा होगा ना आपको, देखिए टेक्निकल बातें पता नहीं चलेंगी, आप पिक नहीं कर पाएंगे आप।
देखिए लफ्ज लेबर जो है ना, वो इसकी ब्रॉडर टर्म क्या है। जैसे आप जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, वहां जाएंगे ना सऊदीया में कहीं भी, तो वहां आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या लेबर कार्ड या लेबर लॉज सुना आप लफ्ज। तो लेबर एक जनरल वर्ड है, वो सबको लेबर कहते हैं, डायरेक्टर से लेकर चपड़ासी तक सब लेबर है। वो लेबर उस सेंस में ले रहे हैं, वर्कर के सेंस में ले रहे हैं। लेकिन यहाँ लेबर वो वाला लेबर नहीं है। ये लेबर वो वाला है मजदूर तबका, जिसका वीजा सस्ता है। आप तो अकाउंटेंट है, उसका फर्स्ट करना अगर 500 दिरहम का था तो आपका 3000 दिरहम का, तो उसने पैसे बचा लिए 2500 दिरहम। ये चक्कर। तो अगर सभी लेबर हैं तो अकाउंटेंट किस पे क्या है? ऑफिसर रैंक होगा ना, लेबर, ऑफिसर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जो भी उसका बना हुआ होगा रैंक उनका। नेवर कम फॉर अस, ये क्या लिखा मैं समझ में नहीं आया। साय खास वीजा मैनी पीपल आर फूल्ड। हाँ वो तो देखे, वो तो हर तरह के लोग होते हैं। वो तो अब ऐसा भी होता है भाई, यहां से लेके लॉन्च में बैठाया, मनोला छोड़ दिया। अब बंदा समझ रहा है कि यार मैं वहां घूम रहा हूँ, जो भी वो क्या कहते हैं, दुबई में या उसमें। अब कह रहे हैं यार ये वो नजर की वो नजर क्यों आ रहे हैं, पाकिस्तानी टाइप के लोग नजर क्यों आ रहे हैं, ये भी मेरे साथ आए हैं। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि वो मनोड़ा के साथ बड़ी जल्दी आ गया दुबई या वो जो है। ऐसे नहीं हो। चलें जी आगे चलते हैं, पार्टनरशिप लॉ के बाद मेरे भाई कंपनी लॉ। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, और तीसरा लिमिटेड कंपनी। लिमिट, अगर आपकी लिमिट, और आपको बताऊं, हमारे F4 का, LW का सबसे बड़ा टॉपिक कंपनी लॉ है। इसके नोट 60 पेजेस के हैं। तो बुक का आलम क्या होगा। समझ में आ रही है बात। नोट्स ऐसे हैं तो सोचें बुक कैसी होगी। ये तकरीबन 6 चैप्टर के बराबर है उसमें, BPP की स्टडी टेक्स्ट में 5 या 6 चैप्टर हैं कंपनी लॉ के। कंपनी की फॉर्मेशन, कंपनी बनेगी, अच्छा पूरा इस पे पूरा डिटेल है। कंपनी बनेगी कैसे, उसके लिए शेयर होल्डर कैसे आएंगे, डायरेक्टर कैसे आएंगे, कंपनी चलेगी कैसे, बंद कैसे होगी, कंपनी में ये मसला हो जाए कि कंपनी का नाम कैसे रखेंगे, कंपनी का नाम कैसे चेंज करेंगे, कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बनाएंगे, डिविडेंड्स कैसे करेंगे, शेयर कैसे इशू करेंगे। वो पढ़ा है आप लोगों ने डिबेंचर्स, हल्का फुल्का पढ़ा है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, वो डिबेंचर्स कैसे हैंडल होंगे, ये सारी चीज उसके अंदर होंगी। और आखिरी एरिया हमारे पास है फ्रॉडुलेंट एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस। ये पीछे वालों को अगर नजर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, आपको मैं जब वो दूंगा PDF, तो उसमें नजर आ जाएगा। ये असल में क्या है, आखिरी एरिया, ये कंपनी लॉ के साथ ही पढ़ाता हूं मैं, नोट्स में कंपनी लॉ के साथ ही हो गई। FBT में आपने टॉपिक पढ़ा होगा फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है ये पढ़ा, उसके बिजनेस पे क्या असर होते हैं ये पढ़ लिया, और बात हो गई खत्म। उसके लीगल इफेक्ट्स क्या होते हैं वो हम यहां पढ़ेंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स। फ्रॉड क्या होता है ये FBT में पढ़ लिया, उसका बिजनेस पे क्या असर है ये भी FBT में पढ़ लिया, बात खत्म हो गया, FBT खत्म हो गया। उस फ्रॉड के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, मसलन फ्रॉड एक ये भी है कि कंपनी का नाम दोबारा इस्तेमाल करना। मैं आपको मिसाल दूं, यूके लॉ में एक बात लिखी हुई है कि जो नाम एक दफा इस्तेमाल हो जाए, अब उस जैसा नाम या वो मिलता जुलता नाम दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। यूनिलीवर एक नाम हो गया, एक कंपनी है यूनिलीवर, फर्स्ट कर लें यूनिलीवर बंद हो गई, फर्स्ट कर लें यूनिलीवर बंद। लॉ ये कहता है एक दफा लफ्ज यूनिलीवर इस्तेमाल हो गया तो हो गया, अब यूनिलीवर का लफ्ज दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ यूनिलीवर। यूनिलीवर बंद होने के 10 साल बाद किसी ने यूनिलीवर के नाम से अगर कंपनी खोली, ये भी जुर्म है, फ्रॉड है। लोग समझेंगे ये वही मशहूर जमाना यूनिलीवर है। अब इसमें अगर किसी नए बंदे ने खोली जिसका पिछले यूनिलीवर से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको तो हम कहेंगे भाई साहब ये गलत नाम रख लिया, इसको बंद कर दें आप। लेकिन अगर किसी ऐसे बंदे ने यूनिलीवर खोली 10 साल बाद, जिसका पिछले यूनिलीवर में कोई ताल्लुक था, वो डायरेक्टर था या शेयर होल्डर था, लॉ कह रहे आपने फ्रॉड कर दिया। एक कंपनी बंद हो गई, उसने दोबारा कंपनी खोली आप, उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसको नाम बदलने का कहेंगे क्या होगा, वो सब बातें हैं। मिलता जुलता नाम नहीं रख सकते। एक बहुत मशहूर केस आपने शायद सुना हो, स्टारबक्स की कॉपी करके एक बंदे ने सत्तार बख्श के नाम से कैफे खोला है, अभी भी है शायद इस्लामाबाद में, सत्तार बख्श। तो केस हो गया बरर, वो सत्तार बख्श वाले जीत गए, उन्होंने दादा नाना किसी का नाम है, तो जैसे स्टारबक्स का ना वैसे ही लोगो भी वैसे ही, कलर थीम वो सब कुछ वैसे ही। वो उसमें वो खातून बनी है मेरे ख्याल से स्टारबक्स के अंदर, वो तो बाल ऐसे यूं करके ऐसे अजीब से उनके, उन्होंने अपने चाचा दादा टाइप के बना दिए उन्होंने स्टारबक्स में, सत्तार बख्श।
तो बोला केस हो गया सिमिलर नाम के ऊपर, वो केस बहरहाल जीत गए सत्तार बख्श वाले इवेंचुअली। जी। नहीं मिलता जुलता मेरे यूनिलीवर, जो आप जॉनी लीवर रख लिया आपने नहीं बना, ना सेम ना सिमिलर। नहीं असल में उन्होंने कहा कि सत्तार बख्श वाकई हमारे दादा का नाम है, अब आपसे स्टार बख्श से मिलता तो हम क्या करें। ओनर फादर या दादा मैं भूल गया, मैं इतना पुराना। तो उसका अपना ही लोगों का फेस, तो उन्होंने बोला मेरे दादा का नाम अगर सत्तार बख्श है, इत्तेफाक से आपके स्टार बख्श से मिलता तो उसमें हमारा क्या कसूर है। तो इस बेस के ऊपर वो जीत गए, अगर वो सत्तार बख्श उनके खानदान में कोई निकलता नहीं तो वो केस हार जाता। तो ऐसे बहुत सारे नेम होते हैं। अच्छा बाजों का तो नाम सेम होता है लेकिन उसका लोगो स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे एक असल जो वो है ना मदर केयर, वो यूके बेस्ड कंपनी है, एक पाकिस्तान में भी मदर केयर है, उसका लोगो ही अलग है बिल्कुल। जो बाहर वाला है ना उसका एम करके कुछ डॉट करके कुछ है, मुझे याद तो नहीं एग्जैक्ट, ऐसा कुछ एम या ऐसे कुछ करके। जो पाकिस्तानी है उसमें तो पूरा मदर केयर और ऐसे करके बना हुआ है। तो वो भी बचे हुए इस वजह से कि उनका नाम तो सेम है लेकिन लोगो उससे नजर आ रहा है कि आप धोखा नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। आपने तो तब अब ये नाम इतना जेनेरिक सा है मदर केयर, कि कॉमन सा, एक यूनिक तो है नहीं मदर केयर, मतलब लव्स एक कॉमन सा वर्ड है, तो इसलिए इस चक्कर में केस जीत गए लोग। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो अच्छा, बाज़ औक़ात होता है कंपनी की वैल्यूएशन में गड़बड़ हो जाती है, कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू लगाने में गड़बड़ कर दी डायरेक्टर ने, ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू कर दी, और ऐसे करके चला रहे हैं। किसी का कोई सवाल यहां तक किसी का। एग्जाम फॉर्मेट की अगर हम बात कर लें, तो ये जो हमारा सिलेबस है ये 2 घंटे का पेपर होगा आपका, ये एक सीबीई होगा एग्जाम। और मैं आपको दिखाऊं, मुझे याद दिलाइएगा अगर मुझे याद रहा, तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अभी थोड़े दिनों पहले मुस्तफा के साथ बैठा हुआ था, तो हमने बाकायदा टेक्निकली लिस्ट निकाली, वो बच्चे जो लेट पेपर देते हैं, यानी कि अपनी अटेम्प्ट से लेट, या जो खुद पढ़ते हैं, उनके फेल होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। मैं सोचा था मैं दिखाऊंगा, लेकिन उसमें बच्चों के पर्सनल नाम सामने आ रहे थे, तो उसमें वो थोड़ा मुनासिब नहीं है। मैं मुस्तफा से कहूंगा या तो नाम छुपा के वो लिस्ट दिखा दो एक्सेल की। हमारे पास पूरी पूरी लिस्ट है उसमें, आप यकीन करें हमने उसको सर्च किया, उसमें फिल्टर लगाया, वो बच्चे जो फेल हुए और अपने अटेम्प्ट के बाद दिया पेपर, यानी कि अगर मार्च टाइम में पढ़ लें तो उन्होंने जून या सितंबर या दिसंबर, तो जून तक फिर भी चलो सही, अच्छा आप जून टाइम में दे रहे हैं तो भाई जून में दे दें या सितंबर मैक्सिमम, बस इससे आगे लेके मैं जाइएगा। उसमें फेलियर के चांस बढ़ते हैं, फिर होता है पता है कि आदमी भूल जाता है, फिर अभी दूंगा अभी दूंगा अभी दूंगा, फिर वो लटक जाता है और फिर वो रह जाता है, फिर वो बताते भी नहीं किसी को कि हम फेल हो गए, क्योंकि फिर जाहिर है वो इज्जत का सवाल है, तो चुप चुपा के पास पास कर लेते हैं। फिर बिला वजह एक अच्छा खासा 80% वाला बच्चा 55 पे 56 पे पास हो रहा होता है। तीसरा एक बहुत बड़ा मसला आता है, आप लोग तो अभी होंगे ना एलिजिबल उसके लिए, ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स के लिए, आप लोग का चांस खत्म नहीं हुआ अभी। ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स जब वो डिग्री देते हैं, तो वो डिग्री देते हुए 3 तरह की डिग्री देते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, यानी कि ABC यूं समझ लें। अब पाकिस्तान में तो थर्ड क्लास का मतलब भी कुछ और है। थर्ड क्लास का मतलब इतना बुरा नहीं है वहां पे, C है इसका मतलब, लेकिन हमारे यहाँ तो थर्ड क्लास बहुत ही लफ्ट है, थर्ड क्लास एकदम। अब जब वो जो क्या नाम है BSc अप्लाइड अकाउंटेंसी की डिग्री डिसाइड करते हैं ना, एक फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो उसमें एक तो वो जो आपने जमा कराया है थेसिस, उसके मार्क्स प्लस F4 से लेकर F9 तक के जो आपके मार्क्स हैं उसका एवरेज भी निकालते हैं। तो अगर F4 में आपके मार्क्स खराब होंगे तो एवरेज खराब होगा, एवरेज खराब होगा तो बिला वजह आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास डिग्री पे आ जाएंगे। तो भाई इसको सीरियस लें। एक तो पहली बात तो पेपर है आपका, भाई इसको सीरियस लें। बिला वजह आप जो 80 85 वाले बच्चे हैं, 90 वाले बच्चे हैं, वो बिला वजह जब सीरियस नहीं लेते तो उस पर, तो इसलिए इसको जरा सीरियस लें। सीबी की वजह से ना बाद में नॉन सीरियस रहते हैं, मैं इस वजह ये सारी कहानी सुनाने का मकसद था। सीबी सुनते ही ना बच्चे ना थोड़े से नॉन सीरियस हो जाते हैं, अभी तो कर लेंगे, तो सीबी देख लेंगे, तो सीबी फिर कहता है चलो मैं भी देख लूंगा, उसके बाद देखा नहीं जाता स्क्रीन के ऊपर ही क्या लिखा हुआ आ गया। खैर, इसके अंदर मेरे भाई एक सेक्शन ए होगा इंशाल्लाह आपका, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स वाले, दैट मेक्स अराउंड 50% ऑफ द पेपर वेटेज। 20 सवाल 1 मार्क वाले होंगे, 1 मार्क मतलब या तो 3 ऑप्शन होंगे इसमें, या फिर ट्रू फॉल्स होंगे, तो दिस मेक्स अराउंड 20% वेटेज ऑफ द पेपर। फिर एक सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में 5 सवाल होंगे, 6 6 मार्क वाले, मल्टीटास्क MTQs,
एमटीक्यूज देखे आप सब लोगों ने, F1 F2 F3 में आपने एमटीक्यूज देखे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं एफबीटी में भी कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं, एमटीक्यू की अलग से कोई तैयारी नहीं होती। दिस इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एमसीक्यूज। दो तीन एमसीक्यूज को मर्ज करके मिला के एक एमटीक्यू बन जाता। तो जिसको एमसीक्यू नहीं होते ना, जिससे, उससे एमटीक्यू भी नहीं होते, और जिससे इंशाल्लाह एमसीक्यू हो जाएंगे उससे एमटीक्यू। एमटीक्यू की अलग से कोई तैयारी, अलग से प्रेपरेशन, अलग से पढ़ाई, अलग से प्रैक्टिस नहीं है। एक फर्क है इसमें और एफबीटी में। एफबीटी में एक सेक्शन से एक एमटीक्यू आता है, आपको पता है ना, सेक्शन A B C D E, ठीक है ना। तो हर सेक्शन से एक एमटीक्यू आता है, यहाँ एज सच नहीं है, यहाँ एमटीक्यू कहीं से भी आ जाएगा। और अभी एफबीटी की भी एक आध बात बतानी है, मैं बता दूंगा अभी आपको, मैं जरा जरा ये बात खत्म हो जाए। और ये कुल मिला के बन गया जनाब 100% पेपर। और इसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी, कोई चॉइस नहीं है, 2 घंटे का पेपर है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल फॉर्मेट के हवाले से, ठीक है, वही तरीके का, और आप जाके बुक कराएंगे ऑडिट में, और वो सारी, जैसे आप F2 F3 बुक कराते हैं, F1 बुक कराते हैं जी बेटा। नहीं नहीं, कोई कैलकुलेशन। हाँ थ्योरी। वो जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ ना कि वो कैलकुलेट होगा, वो बड़े सिंपल से कैलकुलेशन है। वो ऐसी वाली कैलकुलेशन नहीं है कि आप उसको बहुत ज्यादा आपको वो करना पड़ता है। वो नजर आ जाएगी आपको, देख लेंगे आप। वैसे है नहीं कोई सच कैलकुलेशन। बुक आपने बीपीपी पढ़नी है, ठीक है, या स्टडी हब, ये मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। एजुकेशन नहीं, क्या कहते हैं उसको, स्टडी हब। बीपीपी स्टडी टेक्स्ट या स्टडी हब, जो आपको बेहतर लगे। मेरा अपना जो, मैं ऑब्जर्वेशन है ना, बुक जब पढ़ता है ना आदमी, पेपर बुक, वो सही रहती है, उसमें ना आदमी पेपर बुक तक ही रहता है। जब आदमी मोबाइल पे या कंप्यूटर पे पढ़ता है ना, तो इधर उधर निकल जाता है, साफ बात ये है। कोई फेसबुक पे निकल जाएगा, वो उधर चला जाएगा, यार एसी तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो एंड चल रहा है क्लास का। जी नोट्स का मैं बता रहा हूँ, पेपर नोट्स में हर बच्चे को क्लास में दूंगा, उसकी सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन पे होगी। जब चैप्टर खत्म होगा तो उसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगी। तो आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, एक सेकंड, हो गया बेटा, अटेंडेंस सबकी होगी पीछे से। मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ। कहाँ पे? ऑनलाइन। अच्छा भाई, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनको चैट बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का। उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उसके ऊपर आपकी क्लास डिटेल्स, क्लास ऑफ है, ऑन है, या आप मुझे सहरी पे बुलाना चाह रहे हैं या इफ्तार पे बुलाना चाह रहे हैं, उसमें आप डाल दें मेन्यू वगैरह, ये इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं आप उसके अंदर, और आपको नोट्स जो पीडीएफ होंगे आप उस ग्रुप पे मिल जाएंगे। और जो क्लास में बैठे हुए हैं उनको तो, अच्छा, जो क्लास में ना उनको तो एसएमएस, मैंने वैसे मैं फहीम को कहूंगा एसएमएस भी चला दे सब, उस एसएमएस में लिंक भेज देना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के हवाले से। और कोई सवाल किसी बच्चे का, कुछ कह रहा था कोई, आप कुछ कह रहे थे बेटा? हो गया, ठीक है जी। हाँ तो मैं कह रहा था बेहतर है ना पेपर बुक पढ़ लें। ई बुक में ना बंदा इधर उधर निकल जाता है, वो चाहे ना चाहे आदमी निकल जाता है, कोई फेसबुक चला गया, उधर चला गया, नोटिफिकेशन चली गई, उधर चला गया, चैट पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, सब पूरा एग्जाम, पढ़ाई वही बढ़ जाती है सब यार, ना पढ़। एक बात और मैं कह रहा था, हाँ, अच्छा ये तो F4 तक बात थी ना, अभी चूंकि आप लोग बहुत सारे तो अक्सर ताजा ताजा आते हैं ना, बिल्कुल फ्रेश वहां से एफडी से निकल के, तो दो तीन बातें लिख लें बच्चे एफबीटी से मुताल्लिक, ठीक है। और वो मैं बता दूं पहले आप, ठीक है। ये तो हमारा F4 तो खत्म हो गया एफबीटी, क्योंकि अब होता ये कि, अच्छा शुरू में ना मैंने कोशिश ये करूंगा F4 में छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊंगा, 5-6 पेज वाले। उसकी वजह है कि हर नए दिन ना एक नया शक्ल आ रही होगी कि अब मेरा, अब किसी किसी का एक पेपर फंसा हुआ है, किसी के 2 पेपर फंसे हुए हैं, और हर एग्जाम डेट के साथ वो बच्चे निकल निकल के नामा माल दाएं हाथ में जिनको दिया जा रहा है, वो पार्ट 2 की जन्नत में आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ आते आ रहे हैं जिनका नामा माल खुदा ना खास्ता बाएं हाथ में दे दिया जाता है, वो बेचारे वहीं कहीं अपनी तलाश कर लेते हैं। क्या कह रहा है भाई? सर कोर्स कब तक खत्म होता है और क्लास टाइमिंग यही रहती है या सर चेंज? देखें, दो तीन बातें। सो पहली बात, कोर्स कब खत्म होता है, ये कौन सी अटेम्प्ट है मेरे भाई? जून अटेम्प्ट। तो हम इंशाल्लाह मई की 22 तारीख तक हम खत्म कर लेंगे तकरीबन, ठीक है, मोरलेस। पहला सवाल का जवाब ये हो गया। दूसरा इनका सवाल है, टाइमिंग यही रहती है, सिर्फ वो जो चेंज आएगा जरा सा, वो रमजान के बाद चेंज आएगा, वो एक दफा चेंज होगा, लेकिन डेज यही रहेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे ऐड होगा आगे जाके, ये अभी से बता रहा हूँ मैं, ट्यूसडे थर्सडे अभी है। रमजान के बाद इंशाल्लाह करेंगे। रमजान में मुश्किल है मेरे लिए, आपके लिए भी। फ्राइडे का टाइम नमाज के बाद होगा, और क्लास 2 घंटे से 3 घंटे की हो जाएगी।
वो तो रमजान की वजह से 2 घंटे की है ना, रमजान के बाद 3 घंटे की, आज की तो क्योंकि पहली क्लास है तो अभी बस मैं खत्म करने वाला हूँ। और कोई बात उन्होंने पूछी नहीं इसमें, बट ये जो ये रमजान की वजह से जो चेंज होगा होगा, कोई मेजर चेंज होगा। ट्यूसडे वेंसडे रहेगा, ट्यूसडे थर्सडे रहेगा इंशाल्लाह, फ्राइडे ऐड होगा। ये तो एक आध हल्का फुल्का ऐड हुई क्लास तो हुई, इसके अलावा। सर 3 घंटे की क्लास फ्राइडे को करेंगे सर। F7 तो सुबह होती है ना नमाज से पहले, F7 सुबह होगी, उसके बाद आप नमाज पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी खाना खाएंगे और फिर मेरी क्लास लेंगे। ऑनलाइन भी हो सकती है तो आप ऑनलाइन ले लीजिएगा। ठीक है सर, फ्राइडे को ऐड ना करें किसी। नहीं फ्राइडे तो बेटा 2 2 घंटे में सिलेबस नहीं होगा ना। अवेलेबिलिटी भी है ना। अब देखिए इतना तो मैं एक सबको जमा नहीं कर सकता, तो आप लोग मेरी मान लें। ठीक है, तो वैसे भी आदत डालें मानने की, कल को आपने शादी वादी करनी है। लड़कों को कह रहा हूं मैं, है तो मुझे तो आदत है, जाहिर है मैं तो मतलब। सर मतलब फ्राइडे की 1 बजे के बाद ही होगी जी, नमाज के 2:30 या 3 बजे होगी। ये एडमिन ने ये लिंक शेयर कर दिया व्हाट्सएप का, आप ऑनलाइन वाले ज्वाइन कर लें, और जो बच्चे फेस टू फेस बैठे हुए इनको SMS के जरिए आ जाएगा इंशाल्लाह। ऑनलाइन वाले ये व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें, नोट्स इस पे आएंगे, सारी अपडेट्स इसके ऊपर होंगी, फिर आप लोग परेशान होंगे। अच्छा भाई, अब F4 खत्म होगी बात, 2 मिनट की FBT की बात सुन लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का FBT भी रुका हुआ होता है, मतलब वो देना होता है, तो वो सुन लें जल्दी। देखिए FBT के आ, जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ा FD वो भी सुन लें, अगर उनका FBT रहता है तो पास हो गए तो माशाल्लाह अच्छी बात। देखिए FBT के ना 2 तरह के पेपर होते हैं। पहले हम ये समझ लें बैलेंस इम्बैलेंस, मैं आपको इस तरह समझा दूं। जैसे MA1 में एकदम ना पीछे लग जाता है एक्सेल के, तो 12 13 8 सवाल 9 सवाल। अब बाज एक बच्चा था, एक मिसाल है, उसने एक्सेल को हल्का लिया। वैसे भी एक्सेल को हल्का नहीं लेना चाहिए, एक्सेल वैसे ही बहुत काम आता है आप ऑफिस के अंदर कैरियर में। बाज बच्चों को नहीं पता, एक सादा सादा आदमी, सीधा साधा आदमी था, ऑफिस वाले ने बोला हाँ भाई एक्सेल आता है, उसने बोला नहीं यार पतला हूं, अब तो मीडियम आता है बनियान। तो बोला पागल के बच्चे, बनियान नहीं पूछ रहा मैं, बनियान मीडियम एक्सेल आता है, एक्सेल मतलब MS एक्सेल इसकी बात हो रही। तो एक्सेल वो पूछते हैं, और बड़ा लाजमी, पहले हम बच्चों को पढ़ाते थे ना, बोलते थे एक्सेल बड़ी अच्छी चीज है, काम की चीज है, अब हम बोलते हैं अच्छी नहीं जरूरी चीज है, उसके बगैर रिपोर्टिंग है ही नहीं। ये बात जहन में बिठा लें अपने, MS एक्सेल के बगैर लाजमी आपसे वो पूछेगा जॉब के अंदर। और लाजमी आ जाओ, बिल्कुल जाहिल समझते हैं अगर इनको एक्सेल नहीं आती तो। कहीं से भी पढ़ें, खुद पढ़ें, यूट्यूब पढ़ें, कोई पढ़ें, पढ़ें जरूर। TSA भी कराता है स्मार्ट एक्सेल कोर्स, वो कर लें। कभी आप समझेंगे सर आप शायद कोर्स बेचने के लिए करें, वो आपकी मर्जी, आप जैसे भी करें, लेकिन आप अपने सीनियर से पूछें, एक्सेल के बगैर कोई चारा नहीं है। खैर वो एकदम एक्सेल के पीछे लग जाता है MA1 में, और 8 2 10 12 सवाल वहां से आ गए। अब जो बच्चा एक्सेल छोड़ के चला गया, वो तो बेचारा, उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई। तो इसी तरह FBT में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि एकदम एग्जामिनर उनके पीछे लग जाता है। मसलन एथिक्स का एक चैप्टर है, उनके पीछे लग जाता है, और 6 8 सवाल दे दिए, और आप उनको पता है वैसे पाकिस्तानियों की एथिक्स कमजोर है, अंदाजा तो होता है उसको, वो घेर लेता है। तो वो जल्दी जल्दी से वो चैप्टर के नाम लिख लें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब ही ना खाली वही करके चले जाएं। मतलब ऑब्वियसली वो ज्यादा का मतलब ये है कि ये ज्यादा इन पे फोकस करें, बाकियों पे कम फोकस करें। ये नहीं कि खाली आप 8 चैप्टर पढ़ के चले जाएं तो मुझे पकड़ लें कि सर आपकी वजह से फेल हो गया। भाईजान ज्यादा का मतलब उस पर ज्यादा फोकस करें, जल्दी लिखें। एथिक्स सबसे पहले तो सर है फेरिस्त, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊंगा, मैं FBT के लिए बता रहा हूँ बेटा, ये तो मैं F4 की बात खत्म हो गई छोटी सी। ऐसे में कुछ बच्चे FBT फंसे हुए आते हैं, आप कहोगे FBT तो आपके लिए इरेलीवेंट हो गई। क्या कह रहा था मैं? एथिक्स, जल्दी से लिखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट, फ्रॉड, माइक्रो, मैक्रो, रोल ऑफ अकाउंटिंग, दोबारा से बता रहा हूं, एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट, फ्रॉड, माइक्रो, मैक्रो, रोल ऑफ अकाउंटिंग। कितने हो गए? एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट, फ्रॉड, माइक्रो, मैक्रो, रोल ऑफ अकाउंटिंग, साथ एक रह गया, बिजनेस एनवायरमेंट। इनको ज्यादा फोकस, इसका मतलब ये नहीं खाली वही पढ़ के चले जाओ भाई अल्लाह के वास्ते, ठीक है ना। और एक आप मेरे कहने से एक एक्टिविटी कर लें, अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, अपने सीनियर से पूछ लें
कि भाई आपने जो एफबीटी दिया तो किस चैप्टर से ज्यादा सवाल आए, तो इंशाल्लाह इन 8 का इनाम लेगा। है तो 19 चैप्टर, इंशाल्लाह ताला। आपने भाई दे दिया एफबीटी आपके हैं? अच्छा, ये याद नहीं, ये इन्होंने बोला कि बस किसी के को, अच्छा जो, चलो यहाँ क्लास में बैठे हुए जिनको याद है किस चैप्टर से सवाल ज्यादा है, वन बाय वन देख लें। आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस ज्यादा है, एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ज्यादा है, माइक्रो मैक्रो ज्यादा है। इंशाल्लाह जिससे भी पूछेंगे ना ये 8-9 नाम ही लेगा। 8 नाम के अलावा कोई ये नहीं बोलेगा इस लीडरशिप से ज्यादा सवाल है इंशाल्लाह। तो आपका भाई जो आपको बता रहा है ये इंशाल्लाह लिख लें है। एथिक्स या कॉर्पोरेट का मतलब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आएंगे नहीं सवाल। एमटीक्यू इसलिए आया ना कि सेक्शन डी से आया एमटीक्यू। अच्छा, और दूसरी बड़ी अहम बात इसके अंदर, सेक्शन ई और एफ जो है आपका, जैसे जो एथिक्स वाला सेक्शन है उसमें एक ही चैप्टर है एथिक्स, इसका मतलब है एथिक्स एमटीक्यू भी आएगा। और एक आपका सेक्शन है जिसमें है पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन, उस सेक्शन में एक ही चैप्टर है पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड, इसका मतलब है ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एमटीक्यू आएगा। सेक्शन डी में तो 8 7 8 चैप्टर, 7 चैप्टर और 7 में से किसी एक से एमटीक्यू, इसमें तो एक में एक। क्या ये बात समझ में आई? जी बेटे, मोटिव वो तो आएगा तो और बाकी जगह से भी आएगा, मैं ये नहीं कह रहा भाई बाकी जगह से नहीं आएगा। अच्छा, आखिरी बात सुन लें, इसका एजुकेशन हब देने का तरीका सुन लें। ये एफबीटी में भी अप्लाई होगा और F4 में भी, अभी बता रहा हूं दोनों में किस अप्लाई कर लें। बच्चे क्या करते हैं, एजुकेशन हब कैसे देते हैं? एग्जाम से एक दिन पहले, चांद रात होती है ना जिस दिन, उस दिन देते हैं एजुकेशन। एक दिन दो थोड़े से अच्छे होते हैं, वो 2 दिन पहले देते थे। मुझे एक बात बताएं यार, देखिए एजुकेशन हब का पहले मकसद समझ लें, उसका है क्या मकसद। देखिए एजुकेशन हब जब आप एग्जाम देते हैं तो आपने देखा उसके आखिर में जो रिजल्ट आता है उसमें वो बताता है कि कौन सा सिलेबस का सेक्शन आपका 80% स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है 40%, देखा है आपने? अब मुझे एक बात बताओ, एग्जाम से एक दिन पहले अगर आपको पता चल भी जाए कि क्या स्ट्रॉन्ग और क्या वीक है सेक्शन, तो आप उखाड़ के लेंगे? नहीं मतलब कर क्या लोगे? सिवाय टेंशन के और कुछ भी नहीं होगा। मतलब बताने का मकसद क्या है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इसलिए कोई फायदा नहीं है बताने का। इसका असल मकसद क्या है, सुने गौर से। आइडियल तरीका एफबीटी में भी अप्लाई करिएगा और ये F4 में भी अप्लाई कीजिएगा। आइडियल तरीका ये है कि एजुकेशन हब के जो मॉक है वो 3 है। पहला मॉक आइडियली आप 12 दिन पहले दें एग्जाम से, जो भी आपने एग्जाम डेट उठाई है 12 दिन पहले दें। अब एक मॉक देंगे, वो रिजल्ट आ जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एरिया, ये वीक एरिया। सेक्शन ए में 80% स्ट्रॉन्ग एरिया, सेक्शन बी में 40% वीक एरिया। अब आप 4 दिन तक सेक्शन बी को ज्यादा फोकस करके बाकियों को कम करके दोबारा अपने रिवाइज करें। फिर कितने दिन रह जाएंगे? 8 दिन। 8 दिन पहले सेकंड हाफ मॉक दें, फिर वो बताएगा अब कौन सा स्ट्रॉन्ग या वीक एरिया। फिर 4 दिन पढ़ें। अगर आप एक दिन पहले एजुकेशन हब मॉक देंगे तो फिर आप एक दिन में करेंगे क्या ये तो बताएं। उसको सही कैसे करेंगे सिलेबस को? वो सही करने के लिए तो टाइम चाहिए ना। तो ये गलत तरीका है 2 दिन पहले, कम से कम 12 दिन पहले, 15 दिन पहले जो है ना, आइडियली एजुकेशन हम मॉक दें एक। अब आप ये मत बोले सर हम डेट ही 4 दिन पहले उठाते हैं। तो मतलब इस तरह अगर अनप्लान चलना है जिंदगी में, चलते रहे। वैसे तो लंबी लंबी बातें करते हैं, फोन पे बात करते हैं, चौथे बच्चे तक का नाम सोच लेते हैं और वही लड़ाई हो जाती है। तो चौथा तो क्या पहला भी नहीं होता। तो उस जहां नहीं सोचना, जहां नहीं प्लानिंग करनी, वहां इतनी लंबी लंबी प्लानिंग। और साला जो एग्जाम देना है, जो लाजमी पेपर सर पे खड़ा हुआ है, वो 4 दिन पहले बुक करा रहे हैं यार। ये तो बेवकूफाना बात है ना यार। बात समझ, हंसो नहीं, ये हंसने की बात नहीं है, वह सीरियस डिस्कशन हो रही है। सर हम तो देते ही नहीं, वाह पेपर है। अच्छा एजुकेशन आप मॉक नहीं देते? मॉक लो वाह, कॉन्फिडेंस। भाई गलत करते हैं ना यार। अब आपको मैं बताऊं, आप ना एसीसी की वेबसाइट पे जाके देखिएगा, अच्छे खासे पैसों के हैं वो। अभी यहाँ फ्री मिल रहे ना, इसलिए कदर नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, 7 पाउंड का एक, तो 3 21 पाउंड जी। तो इतने महंगे आप वो मौके आपको फ्री मिल रहे हैं, तो अब आप उसको यार लिफ्ट नहीं करा रहे बेचारे को यार, ऐसे नहीं करें। ठीक है जी, कोई सवाल इसमें किसी का? अल्लाह हाफिज। ये मैं पीडीएफ दूंगा, टेंशन ना। आपके पास एसएमएस आएगा, उसमें लिंक होगा लाजमी, अगर ज्वाइन ना हो एसएमएस ना आए तो लाजमी सर फहीम से बात करके जाएं।
अल्लाह हाफिज।